नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। आते हैं आज की कहानी पर। साथियों, उत्तर प्रदेश का इटावा रेलवे स्टेशन। इटावा रेलवे स्टेशन के सामने एक कैंटीन रहती है। कैंटीन में दो दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते दोनों के बीच नोक-झोंक शुरू हो जाती है और नोक-झोंक इस कदर बढ़ जाती है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त पर टूट पड़ता है और अपने पॉकेट से चाकू निकालता है और उसका गला रेत देता है। देखते देखते कैंटीन मालिक और भी आसपास जो लोग बैठे थे दौड़कर उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वह बार बार चाकुओं से हत्या किए जा रहा था, चाकुओं से वार किए जा रहा था और जो लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी धमकी दे रहा था कि पास आने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारा भी कत्ल कर देंगे। अब कत्ल करने के बाद किसी तरह से लोगों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसकी पिटाई की और जो व्यक्ति जो उसका दोस्त था जिसका उसने कत्ल किया था, फ़ौरन ही लोग उसे हॉस्पिटल भेजते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। और इधर मामला जीआरपी थाने का रहता है। अब इटावा जीआरपी वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। थाने ले जाकर उस व्यक्ति से पूछताछ करती है और जब पूछताछ करती है तो साथियों, हत्यारोपी जो रहता है वह एक ऐसी खौफनाक हकीकत बताता है जिसको सुनने के बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है करीब एक साल पहले, यानी कि जो हत्यारोपी रहता है उसका नाम जितेंद्र रहता है। जितेंद्र मौर्य बरेली में प्रेमनगर एक जगह पड़ती है, प्रेमनगर के गोरिया गांव का रहने वाला होता है। उसके घर में उसके माता पिता, भाई बहन भी कई लोगों का परिवार रहता है। परिवार काफ़ी अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पढ़ाई लिखाई जब कंप्लीट होती है तो लड़का अब रोज़गार की तलाश में रहता है। अब इस बीच वह रोज़गार तलाश रहा था। रोज़गार जब नहीं मिलता है तो अब खुद का बिजनेस करना चाहता था, लेकिन बरेली में वह बिजनेस नहीं करना चाहता था। वो अपने शहर से बाहर बिजनेस करना चाहता था। अब उसे एक दोस्त बुलाता है इटावा। अब वो इटावा जाता है। अब अपने घर वालों से कुछ पैसे लेता है, पैसे लेकर इटावा पहुंचता है। इटावा पहुंचने के बाद इटावा के सिविल लाइन के अम्बेडकर चौराहे के पास एक नर्सरी की दुकान खोलता है, बड़ी सी पेड़ पौधों की दुकान। अब दुकान काफ़ी अच्छी चलने लगती है, लेकिन कुछ दिन तो वो अपने नर्सरी में गुजारता, लेकिन जब बारिश वगैरह होती तो वह परेशान हो जाता। अब परेशान हो जाता है तो वहाँ से अब वह बगल में ही एक फ्रेंड्स कॉलोनी रहती है, उसी कॉलोनी में जाता है और एक किराए का मकान लेता है। किराए के मकान लेने के बाद वहाँ रहने लगता है। कुछ दिन सब कुछ सही चल रहा था। रोज़ाना सुबह वह नहा धोकर अपनी दुकान जाता और रात को घर लौटता। अब इसी बीच एक दिन छत पर जब वह घूम रहा था तभी उसकी मुलाकात होती है मकान मालिक की बेहद ही खूबसूरत बेटी से। अब वह इतनी खूबसूरत रहती है कि जितेंद्र अपने आप को रोक नहीं पाता है। पहली नज़र में उसे देखते ही दिल दे बैठता है। अब उसे चाहने लगता है। अक्सर कर अब वह दुकान पर न जाकर घर पर ही रहता था और इंतज़ार करता था मकान मालिक की बेटी के बाहर निकलने का। जैसे वह बाहर निकलती थी वो उसे देखता था और लड़की एक दिन मकान मालिक की बेटी जब घूमने के लिए छत पर कपड़ा फैलाने के लिए जाती है तो उसे लगता है कि उसे बार बार जितेंद्र देखता रहता है, उसका पीछा करता है। जब लड़की स्कूल पढ़ने के लिए जाती तो जितेंद्र भी पीछे पीछे उसके साथ तक स्कूल तक जाता। अब लड़की को लगता है कि जितेंद्र उसे पसंद करता है और इधर लड़की भी जितेंद्र को देखकर, जितेंद्र बेहद हैंडसम लड़का रहता है, और उसे देखने के बाद मकान मालिक की बेटी भी जितेंद्र को पसंद करने लगती है। एक दिन दोनों जब स्कूल जाती है, जब लड़की सुबह सुबह, तो जितेंद्र भी पीछे पीछे जाता है। रास्ते में उसे रोकता है और रोकने के बाद उसे प्रपोज कर देता है। अब लड़की मुस्कुराती है, मुस्कुराकर अपने स्कूल चली जाती है। शाम को जब लौटती है तो लड़का बेहद खुश रहता है। उसे लगता है कि लड़की के मुस्कुराने का मतलब है कि लड़की ने हाँ कर दिया। अब जितेंद्र को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हीरा मिल गया हो। जितेंद्र हंसी खुशी अपने नर्सरी जाता है, जाकर अपनी शॉप खोलता है और जब रात होती है घर आता है। अब वह इंतज़ार कर रहा था उस लड़की से मिलने का, लेकिन लड़की
घर से बाहर नहीं निकलती है, अपने ही घर के कमरे में नीचे रहती, ऊपर किराएदार रहते हैं। अब दूसरे दिन वह नर्सरी नहीं जाता है, बैठकर लड़की का इंतजार कर रहा था कि जल्द से जल्द वह बाहर निकले, उसका वह दीदार करे। अब लड़की जैसे ही कपड़ा फैलाने के लिए छत पर जाती है, वह छत पर जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो? अब लड़की भी उसे हाँ कर देती है। अब दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, नंबर का आदान प्रदान होता है, मैसेज, व्हाट्सएप चैट सब शुरू हो जाता है। अब दोनों बैठकर बातें करते हैं। लड़की स्कूल से ही लड़के से बात करती और उधर जितेंद्र मौर्य अपने नर्सरी से ही लड़की से बात करता। कोई भी छोटी मोटी ज़रूरत होती तो वह लड़की की पूरी भी करता था, पैसों की ज़रूरत होती थी तो पैसे भी देता था। अब इधर दोनों के प्यार को करीब महीनों बीत चुके थे। अब धीरे धीरे जितेंद्र उसे इस कदर चाहने लगा था और लड़की जितेंद्र मौर्य के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि दोनों अब छुप छुप कर कमरे में तो कभी ऊपर छत पर मिलते थे। अब इसी दौरान एक दिन रोहित उस लड़की को अपने कमरे में बुलाता है और कमरे में जैसे ही लड़की आती है, लड़की से बातचीत करता है और उसके साथ समय व्यतीत करता है। समय व्यतीत करने के बाद अब उससे बातचीत करने लगता है। बातचीत करता है तो लड़की कहती है कि वह उसके साथ रहना चाहती है, उससे शादी करना चाहती है। इधर जितेंद्र भी खुश होता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब समय गुजरता गया। इधर जितेंद्र पैसे की व्यवस्था करता है और एक दिन लड़की से कहता है कि एक काम करो, मैं नर्सरी जा रहा हूँ, तुम स्कूल के बहाने से अपने घर से निकलना और मेरी नर्सरी आ जाना। और इधर तारीख रहती है 2 जनवरी 2023। साल 2023 2 जनवरी को लड़की स्कूल जाती है, लेकिन शाम हो जाती है, घर नहीं लौटती है। जब घर नहीं लौटती है तो घर वाले परेशान होते हैं। पास के ही पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि उनकी बेटी सुबह से गई है स्कूल, शाम हो गई लेकिन घर नहीं लौटी है और स्कूल वालों का कहना है कि वो स्कूल नहीं आई थी। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, तभी पता चलता है कि करीब 2 दिन हो गए, अभी तक उसका जो किराएदार है जितेंद्र भी घर से गायब है, उसका भी कुछ पता नहीं है। अब घर वालों को प्रेम प्रसंग का मामला लगता है, शक लगता है, तो अब पुलिस को बताते हैं कि जितेंद्र का फ़ोन बंद आ रहा है। उन्हें शक है कि जितेंद्र ने उनकी बेटी को अगवा किया है, अपहरण किया है और उसे कहीं लेकर फरार हो गया है। अब पुलिस जितेंद्र की लोकेशन ट्रेस करती है। जितेंद्र की जब लोकेशन ट्रेस करती है तो जितेंद्र उसी इटहवा में एक क्षेत्र में रहता, उसका भी नंबर बंद आता। जब पुलिस वहाँ पहुँचती तो वहाँ से गायब हो चुका था। अब इधर पुलिस उसकी खोजबीन कर रही थी, तभी दोनों आर्य समाज में जाकर एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद साथ रहने लगते हैं और इधर जब पुलिस उनके पास पहुंचती है तो दोनों बताते हैं कि दोनों शादीशुदा हैं और दोनों शादी कर चुके हैं। अब पुलिस घर वालों को बताती है कि दोनों आर्य समाज में विधिवत धार्मिक रूप से शादी विवाह कर लिया है और दोनों बेहद खुश हैं। अब इधर माँ बाप बेहद परेशान थे। घर में एक भाई था, वह भी बेहद परेशान था, रोहित यादव। अब उनकी शादी से घर वाले खुश नहीं थे। दरअसल दोनों इंटरकास्ट थे, दोनों की जातियाँ अलग अलग थीं, एक यादव और एक मौर्य। अब लड़का मौर्य रहता है, लड़की यादव रहती है, तो दोनों ही परिवार खफा थे। और इधर लड़के के घर वालों को अभी कुछ पता नहीं था। अब लड़की के घर वाले बेहद परेशान थे कि आखिर किया जाए। अब वो किसी तरह से लड़की से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितेंद्र लड़की को लेकर अपना कमरा बदल देता है, कहीं और रहने लगता है। अब इधर परिवार वाले काफ़ी प्रयास करते हैं, तो फिर एक दिन जितेंद्र से मुलाकात होती है उसके भाई की। घर वाले जाकर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की समझने को तैयार नहीं थी। घर वाले लड़के को समझाते तो लड़का भी समझने को तैयार नहीं था। अब उसका भाई धमकी वगैरह देता है, धमकी वगैरह देने के बाद घर चला आता है। घर आने के बाद अब वो एक एडवोकेट से बातचीत करते हैं, तो एडवोकेट कोर्ट में केस कर देता है, यह शादी अवैध है। अब कोर्ट में मामला चलने लगता है। अब करीब 1 साल गुजरता है मामले को, साल 2024 आ जाता है। साल 2024 आ जाता है तो कोर्ट में सबूत मांगते हैं, शादी का सबूत पेश करता है, फ़ोटोज़ वगैरह देता है जितेंद्र। और इधर जब लड़की के घर वाले सबूत पेश करते हैं और बताते हैं कि लड़की नाबालिग है, अभी वह नासमझ है, उसे डरा धमका कर जितेंद्र ने शादी की है। अब इसी दौरान लड़की से जब कोर्ट पूछती है, जज साहब पूछते हैं
तो जो लड़की रहती है वह बेहद मासूम लड़की अपने प्रेमी के साथ शादी तो कर लेती है, कई महीने गुजारती है और दोनों का प्यार अमर होने वाला ही रहता है। जितेंद्र काफ़ी खुश रहता है अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी से। लेकिन तभी लड़की अपना बयान बदल देती है। लड़की कहती है कि जितेंद्र ने मुझे डरा धमका कर, मेरी फ़ोटोज़ वगैरह खींचकर मुझसे ज़बरदस्ती शादी की और मुझे मारने की, मेरे घर वालों को मारने की धमकी भी दी, इसलिए मैंने शादी कर ली। अब इधर लड़की नाबालिग निकल जाती है तो कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और कहती है कि जो परिजन है उन्हें लड़की को सौंप दिया जाए। अब पुलिस परिजनों को लड़की को सौंप देती है। वो अपनी बेटी को लेकर घर चले जाते हैं। इधर जितेंद्र को धोखाधड़ी के केस में कुछ दिनों तक जेल में डाला जाता है। तब वो छूट कर आता है तो एक दिन अपने प्रेमिका से बात करने की कोशिश करता है। उसे समझा बुझाकर वह उसके साथ रहना चाहता था। उसे उसकी प्रेमिका की बेहद याद आ रही थी, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। एक दिन उसकी सहेली से उसकी मुलाकात होती है जितेंद्र की। जब लड़के अपने प्रेमिका की सहेली से बात करता है तो कहता है कि देखो, मैं उसे बेहद प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊँगा, अब मैं क्या करूँ। वो उसने न जाने क्यों किसके दबाव में आकर अपना बयान पलट दिया और मुझे उसके चक्कर में जेल हो गई। फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि वो मुझे बेहद प्यार करती है और आज भी प्यार करती है। मैं बस किसी तरह से उससे मिलना चाहता हूँ। इधर घर वाले उसकी शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं और उसे घर से निकलना उसका बंद कर देते हैं। अब जितेंद्र को लड़की बताती है कि देखो, अब तुम उसे भूल जाओ तो अच्छा होगा। अब तुम्हारी जो प्रेमिका है उसकी शादी उसके घर वाले कहीं और फिक्स कर दिए हैं और बहुत ही जल्द उसकी शादी होने वाली है। अब जैसे ही यह बात जितेंद्र सुनता है, जितेंद्र की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जितेंद्र बेहद हैरान परेशान रहने लगता है। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था वो लड़की शादी के लिए तैयार हो गई और अब वह क्या करे। वो सहेली से कहता है कि उससे बात कराओ। सहेली उसकी कहती है कि देखो, मैं उसके घर जाऊंगी, उसके घर वालों ने अगर मुझे बात कराते हुए पकड़ लिया तो फिर मैं क्या करूंगी। लड़की मना कर देती है। इधर जितेंद्र लड़की से मिलने के लिए बेहद परेशान रहता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। समय गुजरता गया। एक दिन लड़की अपने माँ के साथ बाजार जाती है, तब वो उसका पीछा करता है और जैसे ही बात करने की कोशिश करता है तभी उसका लड़की का पिता भी साथ आ जाता है। अब वह डर जाता है, अब वहाँ से पीछे हट जाता है। लड़की लड़के को देख भी नहीं पाती है और लड़का जितेंद्र अपनी प्रेमिका को देखकर परेशान था। वह बस एक बार अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था। लेकिन अब इधर कई दिन गुजर जाते हैं। वह बेहद परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब वह उसके भाई यानी कि रोहित यादव को फ़ोन करता है। रोहित यादव को फ़ोन करता और कहता है कि देखो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी बहन से बेहद प्यार करता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और मैंने उसके साथ कई रातें भी गुजारी हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी उससे करवा दो। अब रोहित बेहद गुस्सा करता है और अपने ही यानी कि जीजा को धमकी देता है, जितेंद्र मौर्य को धमकी देता है कि दोबारा फ़ोन करने की कोशिश भी मत करना। मैं ना तुमसे मिलना चाहता हूँ, ना इस मैटर पे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब रोहित दिन पर दिन अपनी प्रेमिका की याद में जलता जा रहा था, तड़फता था और उसकी तड़फ इस कदर बेकरार हो रही थी कि वो एक दिन फ़ोन करता है, यानी कि 31 अगस्त को वह फ़ोन करता है रोहित को, लड़की के भाई को, और कहता है एक बार अपनी बहन से बात करा दो। लेकिन दोनों के बीच कुछ बात होती है, वह बात नहीं कराता है। उसके बाद मिलने के लिए वह रेलवे स्टेशन पर बुलाता है, रेलवे स्टेशन के एक कैंटीन पर बुलाता है और दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते हैं तभी रोहित से जो उसका मित्र होता है यानी कि उसका जीजा जितेंद्र मौर्य कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ, इसके लिए जो चाहे जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब इस पर रोहित यादव कहता है कि देखो, ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसाकर, बहन के रेप केस में फंसाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा और तुम पूरे सालों तक, जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते नजर आओगे। तभी अब दोनों की बातचीत हो रही थी, लोग सुन रहे थे। अब बातचीत तेज तेज होने लगती है। रोहित कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, वरना अब तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। मेरे पास कई सबूत हैं तुम्हारे धमकी के। मैंने
कॉल रिकॉर्ड भी किए हैं। अब इसी बात पर वह गुस्सा हो जाता है। अपनी प्रेमिका के आग में इस कदर जल रहा था कि अब जितेंद्र को कुछ समझ नहीं आता है। जितेंद्र मौर्य फौरन ही अपने पॉकेट से चाकू निकालता है और एक के बाद एक कर रोहित यादव के गले पर वार करता है। और जैसे ही लोग देखते दिन दहाड़े लोगों की दहशत फैल जाती है कि व्यक्ति की दिन दहाड़े एक व्यक्ति हत्या कर रहा है। आखिर यह व्यक्ति है कौन, हत्या क्यों कर रहा है। फौरन लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं। कैंटीन मालिक भी उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वह चाकू से लोगों को डराता धमकाता है कि अगर कोई भी पास आने की हिम्मत की कोशिश की तो मैं सबकी हत्या कर दूंगा। अब लोग फौरन दूर हट जाते हैं और एक के बाद एक उसके गले पर वार करता है। वह वहीं पर रोहित गिर जाता है और चारों तरफ खून फैलने लगता है। खून देखकर सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। अब इधर फौरन ही किसी तरह से जो उसका मालिक रहता है कैंटीन का, 2 लोगों को बुलाता है और ज़बरदस्ती जाकर जितेंद्र मौर्य को पकड़ लेता है और उसकी लोग पिटाई करते हैं, चाकू वगैरह छीन लेते हैं। अब मामला जीआरपी का रहता है, यानी कि इटावा रेलवे स्टेशन के सामने यह सब वारदात हुई थी। जीआरपी पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर थाने ले जाती है और वहाँ पर पड़े हुए जितने भी साक्ष्य थे, सबूत थे, सबको इकट्ठा करती है। उधर फॉरेंसिक टीम भी आती है, जांच पड़ताल करती है। लड़के को हॉस्पिटल भेजा जाता है, रोहित यादव को, लेकिन रोहित यादव तब तक दम तोड़ चुका था। अब जैसे ही यह खबर जीआरपी उसके घर वालों को देती है कि उसके बेटे का जितेंद्र मौर्य ने कत्ल कर दिया है, अब उसके माँ बाप रोने लगते हैं, बहन भी रोने लगती है। अब इधर माँ अपनी बेटी को भी डांट फटकार लगाती कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उधर पिता और भाई आसपास के लोग गाड़ियों से फटाफट पहुंचते हैं जीआरपी थाना। वहां जाने के बाद एफआईआर दर्ज कराते हैं और सारा मामला बताते हैं कि मामला क्या है और इसने क्यों कत्ल किया है। अब इधर जितेंद्र अपना जुर्म कबूल करता है, साक्ष्य रहता है, वीडियोज़ वगैरह भी उसकी बनी रहती है, वीडियोज़ वगैरह नेट पर भी वायरल होने लगती हैं और जीआरपी वाले उसे गिरफ्तार करते हैं और हत्या के जुर्म में उसे जेल भेज देते हैं। अब साथियों, एक मोहब्बत जो शुरू हुई थी, लड़की नाबालिग थी और इधर इंटरकास्ट यानी कि जातिगत मामला, दोनों अलग अलग जातियों के थे। अब अलग अलग जातियों की होने की वजह से दोनों की मोहब्बत भी जुदा हो जाती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। शादी विवाह करने के बाद कुछ महीने साथ गुजारने के बाद भी पति पत्नी की तरह दोनों पति पत्नी नहीं बन पाते हैं। और जितेंद्र की जो आग थी मोहब्बत की, वह दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, जलती जा रही थी। वह घुट घुट कर जी रहा था। अब उसकी घुटन बर्दाश्त नहीं होती है और वह अपनी प्रेमिका के लिए उसके ही भाई का गुस्से में आकर कत्ल कर देता है। तो साथियों, इस कहानी पर आप कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आखिर रोहित तो चला गया अपनी बहन के प्यार में। उसके बहन का प्यार कुछ ऐसा था कि जो अधूरा भी रह गया और शुरू जो मोहब्बत से हुई थी, अंत उसके भाई के मौत से होती है और जितेंद्र को जेल हो जाती है। अब जितेंद्र को क्या सज़ा होनी चाहिए, इस पर आप अपनी राय दीजिएगा, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि कहानी में आखिर जितेंद्र की कितनी गलती है और रोहित की क्या गलती है। क्या रोहित का 2 लाख रुपए मांगना उचित था। फिलहाल पुलिस आगे की और भी जांच पड़ताल कर रही है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। साथियों, अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।